आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि कैसे एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिया था, फिर कैसे 1981 में एएमयू का स्टेटस वापस आया, ये सब हम देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज का। तो ये सब आर्टिकल हमारे द्वारा देखेंगे और अदर एक इम्पॉर्टेंट और दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। पहले फ्रंट पेज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जो रिलेटेड है डायरेक्ट टैक्स से। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली डायरेक्ट टैक्स के जो कलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि पेंडेमिक से पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा था। अगर आप ईयर ऑन ईयर मैप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन लगातार हमने बढ़ते हुए देखा है हर साल, मगर ड्यू टू पेंडेमिक लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज वाज केम, ठीक है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी देखने को मिली। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला ड्यू टू पेंडेमिक, मगर पेंडेमिक बाद से फिर से डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा कॉरपोरेट टैक्स का। कॉरपोरेट टैक्स ही जो है वो डायरेक्ट टैक्स को हमारे बढ़ाता है। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कम है हमारे इंडिया में, 2 से 3% लोग ही, 3 से 4% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। तो ये एक मतलब इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा इनकम टैक्स देने से बचा जाता है। उसके बहुत रीज़न है, कुछ कहते हैं हमारे खर्चे बहुत हैं, कुछ कहते हैं इनकम बहुत कम है, कुछ कहते हैं बहुत कम ज़्यादा टैक्स पर, बहुत कम इनकम पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो ये आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें एक देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का इमरजेंस कैसे हुआ, कैसे ये एक्ट से स्टेचुटरी बॉडी बना, पहले इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एक क्यों होता था। देखो पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ एएमयू। देखो एएमयू का वर्डिक्ट 1967 में आया था। इस मैप को देखने से पहले आप ये चीज़ समझ लो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 1967 में, ये देखिए आप, ये 1967 है। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। इनिशियल लीगल चैलेंज क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बासा केस में क्या कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। ये सब क्यों कहा गया, देखो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या कह रही है, एएमयू वाज नॉट स्टेबलाइज्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी, emphasizing that it was created by a central act for government recognizing it a degree। ठीक है, मतलब ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप इसे माइनॉरिटी स्टेटस दर्जा नहीं दे सकते। देखो ये चीज़ इमर्ज कैसे हुई, आपको ये सब लीगल चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इमरजेंस बता देता हूँ, ये इमर्ज कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्या हुआ, जब एएमयू बनाया गया 1875 में एएमयू बनकर आया एज आ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ठीक है, इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कहा गया, ठीक है। मगर इसके बाद 1920 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे एज अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हुआ, इसी को एएमयू कहा जाने लगा 1920 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब केस आया 1967 में तो माइनॉरिटी पक्ष ने अपना पक्ष रखा। माइनॉरिटी ने कहा कि हम ये एक माइनॉरिटी स्टेटस है आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी कम्युनिटी लैंग्वेज के आधार पर और सेक्ट के आधार पर, मतलब रिलीजियन और लैंग्वेज के आधार पर क्या कर सकती है, इंस्टीट्यूशन बना सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड स्टेबलाइज कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। देखो क्या लिखा, इट सेज दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेज shall have the right to stabilize and administer educational institution for their choice। मान लो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी कैसे हो गया, मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले लोग हैं और वो तमिलनाडु में जाके बस जाते हैं, तो ये जाकर यहाँ पर जब बस जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, ये हिंदी लैंग्वेज माइनॉरिटी में हो जाएगी। अब ये माइनॉरिटी के लोग क्या होंगे, वहाँ पर अपना
एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और इन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस मिल सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम इस केस में तभी इमर्ज होकर आई 1967 में, जब माइनॉरिटी पक्ष अपना पेश नहीं कर पाया कि ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज इनिशियली इसे बनाने में खर्च हुए, इसे सेपरेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्स नहीं खर्च किए गए, इसको माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर खर्च किया। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1920 में आपको जब एज ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी मदद की थी, तो आप जो है माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं पा सकते। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब आप देखोगे, अगर बैकग्राउंड की बात करोगे तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MOA कॉलेज फाउंड हुआ, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इसे फाउंड किया। 1920 में क्या हुआ कि मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज को AMU यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हमने देख लिया कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर कोई भी कम्युनिटी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है। जैसे हिंदू लोग अगर वहाँ पर गए हुए हैं तमिलनाडु में, और अगर माइनॉरिटी में है, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं तमिलनाडु में, और उनको सारा पैसा अपने पास से ही खर्च करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ फंड देना चाहती है तो वो फंड ले सकते हैं वो। अदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो 1967 का एस अजीज बासा केस हुआ। देखो याद रख सकते हैं हम इसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर याद रखना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये माइनॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और इसकी डिग्री जो रिकॉग्नाइज की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। अब आप आगे देख लो, आगे क्या बात हुई। 1981 में क्या हुआ, अमेंडमेंट लाया गया। माइनॉरिटी पक्ष ने बहुत ज़्यादा इस पर हो हल्ला किया और कहा कि AMU इंस्टीट्यूशन को एज अ माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। अब 1981 में इसे माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया, मगर 2005 में क्या हुआ, अगेन इस वर्डिक्ट को बदल दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि 1981 की जो वर्डिक्ट है वो लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है 1967 का डिसीजन है उसे लागू किया जाएगा। फिर से इसे माइनॉरिटी का स्टेटस छिन गया। देन अगेन माइनॉरिटी पक्ष ने अपना पक्ष रखा और 2016 में NDA गवर्नमेंट ने कहा कि could not endorse स्टेटिंग अप ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन अ सेकुलर स्टेट। मतलब आप सेकुलर स्टेट में माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं ले सकते, NDA पक्ष का कहना था। मगर अपोजिशन पार्टी का कहना था आर्टिकल 30 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कोई भी पर्सन जो लैंग्वेज के आधार पर और रिलीजियन के आधार पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। तो अब ये 7 जज बेंच को केस ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर 7 जज बेंच कहती है कि AMU जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, और अगर 7 जज बेंच कहती है कि AMU इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देन AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 30 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे लैंग्वेज और रिलीजियन के बेस पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। तो हमारे लिए आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। AMU कैसे मर्ज हुआ, कब बना, क्योंकि UPSC कभी कभी कॉलेजेस की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। AMU कब बना, इससे पहले जो राजा राम मोहन राय ने कॉलेज बनाए वो कब बने थे, ठीक है, ब्रह्मो समाज कब बना, तो इस तरह की चीज़ें पूछ लिया करता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब इम्प्लीकेशन में क्या है, अगर माइनॉरिटी स्टेटस छिन जाता है तो क्या होगा, द आउटकम विल हैव significant implication for minority right in India, particularly concerning the establishment एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। मतलब बहुत सारी अपोजिशन पार्टी ये कह रही हैं कि अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस इसका छीनते हैं तो ये आर्टिकल 30 के खिलाफ होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटी को प्रॉपर उभरने का, एडमिनिस्टर करने का अधिकार देना चाहिए। क्या होता है, देखो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट करार दे दिया जाएगा तो जो यहाँ माइनॉरिटी का स्टाफ है, जो माइनॉरिटी का कल्चर है, उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आ जाएंगे, धीरे धीरे वो एम्प्लॉय आ जाएंगे। अब क्या होगा, इसका जो एक
क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, जो माइनॉरिटी स्ट्रक्चर है, जैसे कल्चर को बढ़ावा देना, उर्दू को बढ़ावा देना, ये सब माइनॉरिटी में, इसमें क्रिश्चियन भी, आप क्रिश्चियन का कॉलेज भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो जाएगा, तो होमोजीनियटी आ जाएगी, हेट्रोजीनियस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई। नेक्स्ट आर्टिकल है स्क्वायर किलोमीटर एरे से रिलेटेड। देखो अभी क्या हुआ है, इंडिया ने जो स्क्वायर किलोमीटर एरे एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया था, अब इंडिया को इसकी फुल मेंबरशिप मिल गई है। स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट हम देखेंगे, इसके बेसिक देखेंगे। आप पहले शुरू की चीज़ देख लीजिए, इंडिया विल आल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉल्ड स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये एरे ऑब्जर्वेटरी कहलाता है। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए पहले साइन करना पड़ता है, फिर रेटिफाई करना पड़ता है और फाइनेंशियल एड भी देना पड़ती है। इसमें 1250 करोड़ की इंडिया ने फाइनेंशियल एड दी है। इसके थ्रू क्या होगा, इंडिया फुल मेंबर बन जाएगा और इसमें बहुत सारी रिसर्च जो होंगी, बहुत सारी कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वो हमारे इंडिया के इनोवेशन में काम करेगी, इंडिया के डेवलपमेंट में काम करेगी और हमारे यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसके स्किल को इन्हेंस करेगी। देखो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप याद रखना, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रेडियो टेलीस्कोप जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, मतलब जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उस पर रेडियो टेलीस्कोप बिल्ड किया गया और ऑपरेट किया गया। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम है, जॉर्डरेल बैंक में, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, नॉट हैव, मतलब इसमें बताया गया है कि ये एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बहुत सारे टेलीस्कोप अलग अलग लगाए गए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका और कुछ ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए। ये सब रिमोटली वर्क करेंगे, रिमोट टेक्नोलॉजी से वर्क करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे सेलेस्टियल फेनोमेना को। सेलेस्टियल फेनोमेना क्या होती है, जैसे कोई भी जिएंट स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़े स्टार होते हैं पृथ्वी और हमारे सन से बहुत बड़े, तो इनके टूटने की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये प्लेनेट में तब्दील होते हैं, कैसे ब्लैक होल वर्क करता है, ग्रेविटेशनल वेव कैसे चलती हैं। देखो ये स्टडी ग्रेविटेशनल वेव को भी स्टडी करेगा, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन कौन है, देखो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, इटली है और जर्मनी। आपको 2 मेंबर याद होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इंडिया और चाइना दोनों इसके मेंबर हैं। इंडिया का रोल क्या होगा, इंडिया में देखो पुणे में एक नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है। ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स मदद करेगा हमारे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी को, जो हम क्या कहते हैं रिमोटली चीज़ें हैं, मतलब मान लो ये अफ्रीका में लगे हुए हैं बहुत सारे, ये ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं और ये इंडिया पुणे में लगे हुए। अब इसका डेटा क्या किया जाएगा, मिंगल किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। अब डेटा जो ऑब्जर्व किया जाएगा सेलेस्टियल बॉडी का, हमारे प्लेनेट का, जो स्टार का, कि कैसे वर्क करते हैं, उसके बेस पर थ्योरीज बनाई जाएंगी और थ्योरीज की हेल्प लेकर हमारे स्किल डेवलपमेंट और अदर स्पेस प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। यही सब चीज़ें बताई गई हैं। अब क्या है, टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट इसेंशियली न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द एंटायर टेलीस्कोप ऑपरेशन, मतलब वही सॉफ्टवेयर है जो सारे टेलीस्कोप ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा, किस तरह से टेलीस्कोप वर्क करेगा, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी जाएंगी, ठीक है। अब रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, आप ये जान लो, अक्सर क्वेश्चन आता है। देखो रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव पे वर्क करता है। रेडियो वेव क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। इसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज टाइप का एंटीना एंड रिसीवर सिस्टम होता है। डिटेक्ट एंड कलेक्ट रेडियो वेव इमिटेड बाई सेलेस्टियल बॉडी, हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो ब्रह्मांड में डिफरेंट टाइप के स्टार्स हैं, प्लेनेट्स हैं और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करते हैं। अब ये रेडियो टेलीस्कोप क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हुई है इसको कैप्चर करते हैं। इसको कैप्चर करने के बाद क्या किया जाता है, उन पर एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। देखो क्या लिखा, रेडियो टेलीस्कोप कैन बी यूज इन द डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम, मतलब ऑप्टिकल टेलीस्कोप की ये खासियत नहीं है कि वो नाइट टाइम में वर्क कर पाए, मगर रेडियो टेलीस्कोप नाइट टाइम में भी वर्क कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल टेलीस्कोप नाइट टाइम में वर्क नहीं करता है, जबकि रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल
मतलब नाइट टाइम में वर्क करता है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमिना को हम इसमें स्टडी करेंगे, जैसे फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी, ब्लैक होल, अदर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, इंटरस्टेलर मीडियम, प्लेनेट, मून, ये सब हमारे द्वारा स्टडी किया जाएगा कि कैसे एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी कैसे वर्क करती है। देखो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी उन्हें कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। ये सोलर सिस्टम है, 9 प्लेनेट है और एक सन है हमारा, ठीक है। ऐसे तो इसके अलावा जो अदर है, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारी गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड, उनको भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव इंडिया के हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहली बात बताइए, जिएंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, ये इंडिया ने जून 2023 में लॉन्च किया, मतलब स्टेबलाइज किया, लॉन्च किया। पुणे में है ये टेलीस्कोप। फर्स्ट एवर डिटेक्शन ऑफ नैनो हार्ट्स ग्रेविटेशनल वेव, ये ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है जो हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया ने क्यों इसको ज्वाइन किया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सीबीडीसी से रिलेटेड है। देखो हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट टैक्सेस में ग्रोथ हो रहा है, डे बाई डे ग्रोथ हो रहा है पैंडेमिक के बाद, और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट टैक्स का है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज पर जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो ये जो सब कलेक्शन करता है, जो देख रेख रखता है, वो कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देख रेख रखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका फंक्शन क्या है, पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करती है उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है, लेवी करता है और कलेक्शन करता है डायरेक्ट टैक्स को, और सुपरविजन बनाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है। हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखेंगे आप तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था पहले 1924 से पहले, ठीक है। ये टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता था और इनडायरेक्ट टैक्स को भी कलेक्ट करता था। देखो इनिशियली क्या किया जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कलेक्ट करता था, और बहुत सारी इसके पास पावर थी, जैसे लेवी करने की पावर, कितना टैक्स लगाया जाएगा, क्या कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, गवर्नमेंट को क्या हमें आदेश देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें की जाती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड को बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा अनविल्डली स्ट्रक्चर देखा गया। इस स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को अलग कर दिया गया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1964 में हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इसको मतलब अलग स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, और अदर 6 मेंबर होते हैं, और ये सब एक्स ऑफिसियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ये किसी मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं किया जाता। ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ डिस्कस करने के पीछे एक रीज़न होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोई मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं किया जाता। इसका चेयरमैन जो होता है वो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है। मेंबर इनकम टैक्स से आते हैं, और बहुत सारे मेंबर लेजिस्लेचर और कंप्यूटराइजेशन से आते हैं, रेवेन्यू से आते हैं, पर्सनल और विजिलेंस डिपार्टमेंट से आते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आते हैं, ऑडिट और जुडिशियल से आते हैं। देखो इसके जो चेयरमैन और मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के, वो सभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा। तो इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखा, हमने देखा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडिया और चाइना इसके मेंबर हैं। हमने अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस से देखा, आर्टिकल 30 की इंपॉर्टेंस देखी। ये सारे आर्टिकल हमारे द्वारा देखे गए। थैंक यू वेरी मच।